Hello everyone, welcome to Solution Basket. Today we will discuss about C4 pathway. C4 pathway जिसको हम हैचलैग पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये C4 प्लांट्स में मिलता है तो इस वजह से हम इसको C4 पाथवे भी बोलते हैं। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा पाथवे को देखने को मिलता है जिसको हम C4 पाथवे या हैचलैग पाथवे भी बोलते हैं। क्योंकि जब क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो ये क्या करते हैं C4 प्लांट्स, इनमें जो C4 पाथवे है उसकी मदद से ये अपनी CO2 की जो कंसनट्रेशन है उसको कम नहीं होने देते, उसको मेंटेन किए रहते हैं। ये जो C4 पाथवे है इनमें C4 प्लांट्स में एक अडेप्टेशन की तरह काम करता है और जो CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो मेंटेन किए रहता है हाई टेम्परेचर होने पर भी। तो इस कारण इनमें अच्छी ग्रोथ देखी जाती है, क्योंकि जो CO2 है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से इनमें ये C4 पाथवे होता है। C4 पाथवे कैसे होता है? सबसे पहले क्या करेंगे, एनवायरनमेंट की जो CO2 है उसको ट्रैप करेंगे और फिर उसको बंडल शीथ सेल में भेज देते हैं, जहाँ से वो जो CO2 है वो केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। वहाँ पे बंडल शीथ सेल में जब रुबिस्को एंजाइम मिलता है वो फिर क्या करवाता है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के द्वारा डार्क रिएक्शन करवाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस मेडिएट होती है। फिर क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं होता है कि इनमें फोटोसिंथेसिस के टाइम पे सीधा डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इनमें सबसे पहले क्या होता है, लाइट रिएक्शन होगी, फिर डार्क रिएक्शन होगी केल्विन साइकिल के द्वारा, केल्विन साइकिल बोलते हैं जिसको। तो इस तरीके से इनमें जो फिर इन प्लांट्स में ग्रोथ होती है। तो इनमें जो ये C4 पाथवे है वो एक अडेप्टेशन की तरह देखा जाता है। तो अगर हम C4 पाथवे को यहाँ पे इस फिगर के द्वारा देखें तो सबसे पहले क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक जो CO2 है, CO2 होती है उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम है इसके द्वारा किस में बदल दिया जाता है, बाइकार्बोनेट में। अब जो ये CO2 बाइकार्बोनेट में बदल गई है तो अब क्या होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट है HCO3 नेगेटिव, इसको जो एंजाइम है पेप्सी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये क्या करता है, इस बाइकार्बोनेट को पैप के साथ फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ फिक्स करा देता है। इसके फिक्स कराने से क्या होता है कि ये बदल जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। तो जब ये ऑक्जेलो एसीटेट में बदल जाता है तो ये ऑक्जेलो एसीटेट क्या होता है, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इस वजह से, और यही इस पाथवे का सबसे पहला C4 प्रोडक्ट होता है। 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये एसिड होता है और ये 4 कार्बन का होता है, तो इस वजह से हम इसको C4 एसिड भी बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलेट में बदल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो रेड्यूस हो जाता है NADPH की प्रेजेंस में। क्या होता है कि जब NADPH जो है NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो ये जो NADPH है वो अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज कर देता है और उनको कौन ले लेता है, ऑक्जेलो एसीटेट। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेकर जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो रेड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो हम कैसे बोलेंगे कि ये रेड्यूस हो रहा है, क्योंकि जब NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो हम इसको बोलेंगे कि ये रेड्यूस हो रहा है। अब ये मैलेट जो है वो एंटर कर जाता है बंडल शीथ सेल में। मैलेट भी ऑक्जेलो एसीटेट की तरह 4 कार्बन कंपाउंड होता है और ये भी एक C4 एसिड होता है। तो अब क्या होगा, जो मैलेट है, मैलेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या करेगा, जो NADP पॉजिटिव है वो NADPS में बदल जाएगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो ले लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडाइज होके ये बदल जाएगा, ये जो मैलेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में। और मैलेट ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल जाएगा, पायरुवेट में। और यहाँ पे जो मैलेट है वो CO2 को, यहाँ पे जो मैलेट है यहाँ पे एक और प्रोसेस होगी डिकार्बोक्सिलेशन की, और जो CO2 है उसको रिलीज कर देगा
और ये CO2 जो है वो केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। ये वही CO2 है जो यहाँ पे एनवायरनमेंट से ली गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि पहले लाइट रिएक्शन होगी, फिर डार्क रिएक्शन होगी, जो कि यहाँ पे बंडल शीट में रुबिस्को एंजाइम मिलता है, तो फिर डार्क रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होती है। और यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर जो CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो कम नहीं हो पाती, वो मेंटेन रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे केल्विन साइकिल होती है, ये CO2 केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। अब जो ये पायरुवेट बना है, ये मैलेट अब कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। और पायरुवेट क्या है, C3 एसिड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये पायरुवेट एंटर कर जाता है मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में एंटर कर जाता है, और ये फाइनली पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो ये यहाँ पे अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो पायरुवेट से फॉस्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस में पूरे 2 ATP लगते हैं, क्योंकि जो ATP है वो ATP पे यहाँ कन्वर्ट हो रहा है जैसे इस फिगर में दिखाया है, लेकिन ऐसे नहीं होता। सबसे पहले जो ATP है वो AMP में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद ATP में होता है। जब ATP AMP में कन्वर्ट होता है तो जो पायरोफॉस्फेट है वो अलग हो जाता है, और फिर ये ADP में कन्वर्ट होता है। जो पायरोफॉस्फेट अलग हुए हैं उनको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदला जाता है, और इस तरीके से यहाँ पे 2 हाई एनर्जी बॉन्ड टूटते हैं। जब ATP AMP में टूटता है तो पहला एनर्जी बॉन्ड टूटता है हाई एनर्जी, और पायरोफॉस्फेट जब अलग हो जाते हैं, और जब पायरोफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदला जाता है तब दूसरा बॉन्ड टूटता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 हाई एनर्जी बॉन्ड टूटते हैं, जो किसके इक्वल होते हैं, 2 ATP के इक्वल होते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में कितने ATP लगते हैं, 2 ATP। और NADPH कितने, 2 NADPH, क्योंकि यहाँ पे जो केल्विन साइकिल है, यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल के फिक्स होने के लिए कितने लगते हैं, 3 ATP और 2 NADPH, और टोटल केल्विन साइकिल में कितने लगते हैं, 9 ATP और 6 NADPH यूज होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक CO2 फिक्स हो रही है तो यहाँ पे 3 ATP और 2 NADPH लगेंगे। और यहाँ पे पायरुवेट से फॉस्फेनोल पायरुवेट कन्वर्ट होने में कितने लगे, 2 ATP। यहाँ पे NADPH नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पे जो NADPH है ये इसमें रेड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कोई भी NADPH नहीं बनता, तो उस तरीके से यहाँ पे ये रेड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे ये बन भी तो रहा है, तो इस तरीके से ये इक्वल हो जाता है और कोई भी NADPH नहीं होता। तो हम केल्विन साइकिल के NADPH को ही काउंट करेंगे। तो इस तरीके से 2 ATP यहाँ और 3 ATP यहाँ, टोटल कितने, 5 ATP और 2 NADPH इस प्रोसेस में लगते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, और इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखी जाती, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने पर भी ये प्लांट क्या करते हैं, अपनी जो CO2 की जो कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन किए रहते हैं। और इस कारण इन प्लांट में C4 प्लांट्स में हाई टेम्परेचर होने पर भी अच्छी ग्रोथ देखी जाती है। इस तरीके से ये प्लांट जो है C4 पाथवे की मदद से अपनी जो CO2 कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन किए रहते हैं। इनमें जो ये C4 पाथवे है वो एक एक्स्ट्रा पाथवे होता है और एक अडेप्टेशन की तरीके से काम करता है। So this is all for today's class. Thank you so much. If you like the video, please subscribe our channel. Thank you.